नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहला यूएस। 1 इंच की चूक नहीं तो चली जाती ट्रंप की जान। कान की स्किन को चीरते हुए निकल गई गोली। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का तीसरा दिन। वेडिंग सेरेमनी में पहुंचे पीएम मोदी, कपिल को दिया आशीर्वाद। असम में बाढ़ के कारण 110 मौतें, 8,40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। 1,705 गांव हुए जलमग्न। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बटलर पेंसिल्वेनिया में उनकी रैली में एक शूटर ने गोलीबारी की, जिसमें उन्हें गोली लगी जो दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरते हुए निकल गई। सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की कि ट्रंप अब सुरक्षित हैं। गोलीबारी के बाद शूटर और एक दर्शक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य दर्शक की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रंप ने हमले के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे गोली लगी जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जैसे ही गोलियां चली, ट्रंप ने अपने दाहिने कान को पकड़ा और फिर पोडियम के पीछे घुटनों के बल बैठने से पहले उसे देखने के लिए अपना हाथ नीचे लाया। सीक्रेट सर्विस के एजेंट जल्दी वहां पहुंचे और उन्हें कवर किया। वे लगभग 1 मिनट बाद बाहर निकले। ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस और कारण प्रवर्तन एजेंसियों के प्रति उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया और मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शूटर अब मर चुका है। सीक्रेट सर्विस ने कहा कि शूटर ने एजेंटों द्वारा मारे जाने से पहले रैली के बाहर एक ऊंची जगह पर खड़े होकर कई गोलियां चलाई। हमलावर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूमस के रूप में हुई है। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का तीसरा दिन है। घर के सबसे छोटे बेटे की शादी के बाद अंबानी परिवार ने आज एक भव्य रिसेप्शन रखा है। 12 जुलाई को करीब 2000 वीवीआईपी मेहमानों के बीच अनंत और राधिका ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक संग रहने की कस्में खाई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शुभ आशीर्वाद सेरेमनी की शाम भी कई सितारों के साथ सजी। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवविवाहित जोड़े अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को उनकी शादी के बाद आशीर्वाद देने पहुंचे। पीएम मोदी को देखते ही सारा पंडाल उनके सम्मान में खड़ा हो गया। विवाह समारोह में शामिल देश विदेश के मशहूर हस्तियों, उद्योगपतियों और राजनेताओं ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। पीएम मोदी यहां अंबानी परिवार के स्वामित्व वाले जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में शामिल होने पहुंचे, जिनका नाम शुभ आशीर्वाद रखा गया है। नवविवाहित जोड़े ने मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी का स्वागत मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने किया और उन्हें समारोह स्थल तक ले गए। नगर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले जीत ने कांग्रेस को नया हौसला दिया है। लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर खाता खोलने के लिए तरस गई कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने संजीवनी दी है। कांग्रेस के सामने जनाधार को वापस पाने और चुनावी मोर्चे पर सत्ताधारी दल भाजपा को कड़ी टक्कर देने की चुनौती रही है। इसके बाद लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन 3 बार मंगलौर से विधायक बन चुके हैं और काजी निजामुद्दीन ने वर्ष 2002 में बसपा से मंगलौर सीट से पहला चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस बार भी बड़ी जीत हासिल करने पर मंगलौर सीट से विधायक काजी निजामुद्दीन को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होने पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। असम में बाढ़ के कारण कई लोगों की जान जा रही है। वहीं 20 जिलों में 8,40,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार धेमाजी जिले के गोगामुख राजस्व क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसके साथ ही इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बिजली गिरने से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 110 के करीब हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि बारपेटा, कछार, चिरांग, दसंग और सहित कई जिलों में 8,40,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें कछार सबसे अधिक प्रभावित है, जहां लगभग 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं 72,046 विस्थापित लोग कैंपों में शरण लिए हुए हैं। विभाग का कहना है कि
वर्तमान में 1705 गांव जलमग्न हैं और असम में कई हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में बाढ़ पीड़ितों इलाकों का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दौरा करके समाधान कर रहे हैं। असम सरकार लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी हुई है। गोलाघाट जिला में आए थे आज। हमारे यहाँ बंकवाल नाम में एक गांव का जो एम्बैंकमेंट था वो पूरी ब्रिज हो गया था। ब्रह्मपुत्र का एम्बैंकमेंट था। काफ़ी लोग क्षतिग्रस्त हुआ है। रिलीफ कैंप में भी लोग हैं, रास्ते में भी लोग हैं, एम्बैंकमेंट का ऊपर भी लोग हैं। तो हमने देखा और जितना दूर संभव होगा हम लोग मदद करने का कोशिश। जब आप यहाँ आए हैं, जगह आपने जायजा किया है, तो किस तरीके का सहायता मिलेगा उन लोगों को? देखिए, एक तो पहले तो लोगों को कैंप में लाना है। कैंप में उनको हमें जो कुछ सुविधा है देना पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों को अपना मकान रिपेयर करने के लिए मदद करना पड़ेगा। जिसका फुल डैमेज हो गया इसको थोड़ा ज़्यादा हमें मदद करना पड़ेगा। रोड बनाना पड़ेगा, एम्बैंकमेंट बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है फ्लड खत्म होने का बाद। काजीरंगा में भी फ्लड हुआ है ना? काफ़ी फ्लड हुआ है। ऐसे काजीरंगा में जब फ्लड होता है हमारे जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, वो पहाड़ का तरफ चले जाते हैं। उस समय रोड एक्सीडेंट में काफ़ी एनिमल मरते हैं। इस बार इसीलिए पहले से ही हम ट्रैफिक को रेगुलेट करके रखा हो। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान आकाशीय बिजली के चलते मौत के मामलों में कमी लाने के प्रयास के तहत राज्य सरकार ने जल्द बिजली की पहचान और चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश लाइटनिंग अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामक यह प्रणाली पूरे प्रदेश में 3 चरणों में स्थापित की जाएगी। राहत विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस महीने अब तक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 84 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की यह संख्या पिछले वर्ष के मानसून में आकाशीय बिजली से हुई मौतों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष आकाशीय बिजली से 41 लोगों की मृत्यु हुई थी। विभाग की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से हुई मौतों को देखते हुए ही आकाशीय बिजली पहचान प्रणाली स्थापित करने पर काम चल रहा है। इससे क्षेत्र विशेष में आकाशीय बिजली का कम से कम 30 मिनट पहले पता लग सकता है और चेतावनी दे सकता है। इस प्रणाली की स्थापना की अनुमानित लागत करीब 300 करोड़ रुपए होगी। पहले चरण में यह प्रणाली प्रदेश के 37 जिलों में लागू की जाएगी। इसके बाद अन्य चरण में और जिलों में से लागू किए जाने की संभावना है। तमिलनाडु के बहुजन समाज पार्टी चीफ के आर्मस्ट्रांग की हत्या में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बीएसपी के राज्य प्रमुख की हत्या में कथित रूप से शामिल हिस्ट्री शीटर थिरुवेंगदम को चेन्नई में माधवरम के पास पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। हत्या से पहले थिरुवेंगदम ने कई दिनों तक आर्मस्ट्रांग का पीछा किया था और बीएसपी नेता की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी थी। आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई को चेन्नई के पेरुम्बुर इलाके में उनके आवास के पास 6 अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की थी। उनका दावा था कि अब तक गिरफ्तार किए गए लोग असली अपराधी नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन से पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया। मंदिर के 3 पुजारियों ने अकेली लड़की का बलात्कार किया और फिर गला दबाकर उसे मार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पाप छुपाने के लिए लड़की को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। दरअसल मामला मुमरा से सटे टाइगर का है, जहां गणेश मंदिर में एक अक्षरा मात्रे जो कि बेलापुर में रह रही थी और वह घर में कुछ अनबन होने के कारण मंदिर में रहने के लिए चली गई। वहां मंदिर के 3 पुजारी उसे सुबह दोपहर का खाना देते, लेकिन जब रात का खाना देते तो उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला देते थे, जिसे खाने के बाद अक्षरा मात्रे अपना होश खो बैठी और इसके बाद तीनों पुजारियों ने लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसका गला दबाकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। लेकिन पुलिस को जब लड़की की लाश मिली तो पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच पड़ताल की तो सीसीटीवी में तीनों पुजारियों का सच सामने आ गया। पूछताछ करने पर पुजारियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पश्चिम बंगाल के दुबराजपुर में स्थित प्रसिद्ध आलम बाबा मजार पर हर साल एक विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला आषाढ़ महीने के आखिरी शुक्रवार को लगता है। हर साल मेले के खास मौके पर मंदिर के पास ट्रेन रुकती है, लेकिन इस बार ऐसा न होने पर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी।
ट्रेन के न रुकने को लेकर आहत लोगों की भीड़ ने ट्रेन पर जमकर पथराव किया, जिससे कई बोगियों के शीशे टूट गए। मंदिर और मेले के पास नहीं रुकने के बाद जब ट्रेन चिनपई स्टेशन पर रुकी तो कुछ आंदोलित भीड़ ने ट्रेन के आगे के हिस्से में तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में काफी तनाव पैदा हो गया। चिनपई स्टेशन पर हुए इस हंगामे में लोगों ने कथित तौर पर ट्रेन के ड्राइवर के साथ बदसलूकी भी की। ट्रेन के ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि इसे इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि इसे वहां रुकने की अनुमति नहीं थी। सूचना मिलने पर पुलिस और आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। साथ ही लोकल ट्रेन में तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आज भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलने जा रहा है। ओडिशा सरकार पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 46 साल बाद आज खोलेगी ताकि आभूषणों और अन्य मूल्यवान सामानों की सूची बनाई जा सके। वहीं ये कार्य कड़ी सुरक्षा में किया जाएगा। रत्न भंडार आखिरी बार 1978 में खोला गया था। ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली विशेष समिति के सदस्य सोमेंद्र मुदुली पारंपरिक पोशाक के साथ सबसे पहले मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करेंगे। एहतियात के तौर पर पहले अधिकृत कर्मचारी और एक सपेरा रत्न भंडार में प्रवेश करेगा। तो ये थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।